हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो कल तक की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और लेंस से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने जान ली थी, जो लेंस के प्रकार होते हैं और लेंस कौन कौन लेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे और ये लेंस वाला टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले तो वो होगा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, यानी कि लेंस मेकर सूत्र भी इसे कहा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें दो फॉर्मूले निकलते हैं, यानी कि लेंस मेकर सूत्र में दो स्थितियां प्राप्त होती हैं हमको। एक जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो वो वाला डेरिवेशन होता है, और एक जब दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो तो वो एक अलग डेरिवेशन होता है, अलग स्थिति होती है। सबसे पहले हम देखेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो उस स्थिति में लेंस मेकर सूत्र क्या होगा और इसका जो डेरिवेशन है वो हम देखते हैं। ये यहाँ पर फिगर बना हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं फिगर में जो हम इंडिकेट करनी है जो चीज़ें हमको वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम सबसे पहले इंडिकेट करेंगे जो हमारी बिंदु वस्तु है, यानी कि O बिंदु वस्तु O यहाँ पर रखी हुई है, ये है P1 और इस तरफ होगा P2। और जो लेंस की मोटाई है वो T मोटाई का लेंस है, यानी कि इतनी जो लेंस की मोटाई है वो T है और L हमारा लेंस है। और इधर प्रतिबिंब बनता है I और इधर आभासी प्रतिबिंब बनता है I डैश, क्योंकि ये सीधे आती है। इधर से जब ये प्रकाश किरण आती है तो इधर एक सीधे निकल जाती है और एक लेंस से अपवर्तित होकर इधर आ जाती है। तो दो प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होते हैं, I और I डैश। अब हम P1 से O तक की दूरी को तो ध्रुव से और वस्तु तक की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से यहाँ पर डिनोट करेंगे। और इधर P1 से और I डैश तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी V डैश दूरी होगी जो कि P1 से होगी। और P2 से इस I की यानी इस प्रतिबिंब की दूरी होगी वो P2 से होगी, वो होगी केवल V। और यहाँ पर अपवर्तनांक है n, और दोनों ओर जो माध्यम है वो समान है। तो हमने जो कल फॉर्मूला पढ़ा था उसी को पहले हमको लिखना होगा, यानी कि गोलीय अवतल या उत्तल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है उसी को हमको यहाँ पर लिखना है। तो उसी रूप में हम लिखेंगे, लेकिन कल हमने जो फार्मूला पढ़ा था n/v - 1/u बराबर n-1/r1। तो इसमें v सिंपल है, पर यहाँ पर हमको दो v प्राप्त होते हैं, यानी कि v और v डैश। तो सबसे पहले हम P1 के लिए लिखेंगे तो n/ यहाँ पर होगा v डैश -1/u बराबर n-1/r1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हमने लिखा P1 के लिए। और अब ये जो किरण है ये अब जो प्रकाश है लेंस से वायु में जा रहा है, तो अभी तक ये लेंस में था, लेंस से वायु में जा रहा है तो अपवर्तनांक बदलेगा, यानी कि अपवर्तनांक होगा वो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, यानी कि 1/n में होगा। तो अब हम n लेंगे इसी वाले सूत्र से, एक समीकरण तो हमारा बन गया। और यहाँ पर हम n की जगह अब लेंगे 1/n अपान v। v क्यों लेंगे, क्योंकि अब ये वाला जो I डैश वाला जो प्रतिबिंब है अब ये वस्तु का कार्य करेगा, ये वस्तु के रूप में कार्य करेगा और प्रतिबिंब हमारा बनेगा केवल I। तो I तक की दूरी कितनी है v -1/, और वस्तु तक की दूरी, क्योंकि वस्तु का कार्य तो ये कर रहा है I डैश, तो P2 से I डैश तक की दूरी होगी v डैश -t, ये दूरी होगी I2 से, यानी कि P2 से I डैश तक की। तो ये दूरी हम लेंगे और आगे फिर सेम n की जगह 1/n -1 और अपान में R2, ऊपर R1 था हमारा, यहाँ पर होगा R2। अब इसी को थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, यानी कि जो 1/n है उसका सही रूप लिख लेते हैं। तो ये बन गया 1/v -n/v डैश बराबर 1 - n/r2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमको दो समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गए।
अब हम समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 + 2 दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा हमारा 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। यदि हम मान लें कि जो वस्तु है वो अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु अनंत पर होगी तो यानी कि u बराबर इन्फिनिटी और उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस में, तो v बराबर f हो जाएगा। अब इसका मान इसमें रख देंगे तो 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इतना हो गया ये मान रखने पर। और 1/इन्फिनिटी का कोई यूज नहीं है। बाकी जो हमारा फाइनल सूत्र आया यानी कि फाइनल जो फार्मूला आया वो हमारा आएगा 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। यही होता है लेंस मेकर फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है। और इसे ही कहते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। और इसी से एक और फार्मूला निकलता है, इसी से एक और फार्मूला निकलता है जो कि आपने पढ़ा भी होगा। लेंस का ही फार्मूला होता है यानी कि लेंस की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी में आपस में जो संबंध है वो भी इसी फार्मूले से निकल के आता है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो था जब दोनों ओर माध्यम समान हो। और इसकी दूसरी स्थिति आती है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है, तब जो ये सूत्र आएगा यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आएगा, लेंस मेकर सूत्र आएगा। तो वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जब अलग अलग माध्यम है तो उनके अपवर्तनांक भी अलग अलग होंगे। यहाँ पर n1 n2 n3 आ जाते हैं, इसीलिए वो जो फार्मूला है उसमें n1 n2 n3 आ जाते हैं। अभी हम लिख रहे हैं फार्मूला तो वही होता है, इसका डेरिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी तरह से किया जाएगा। केवल इसमें माध्यम आपको अलग अलग करने हैं यानी कि n1 n2 n3 करने हैं जहाँ, और उस वाले में हम केवल n लेते थे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। ये जो फार्मूला होगा यही होगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है और माध्यम समान है। तो जो हमने पीछे निकाला वही फार्मूला माना जाएगा। और इसी फार्मूले से वो फार्मूला भी प्राप्त हो जाता है जो हमने पीछे भी निकाला। यहाँ पर केवल हमको n3 बराबर n1 रख देना है। अगर हम n3 बराबर n1 रख देंगे इस फार्मूले में तो हमको पीछे वाला फार्मूला मिल जाएगा जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारा लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे लेंस के फोकस यानी कि फोकी ऑफ द लेंसेस। तो लेंस के फोकस क्या होते हैं, तो दोनों ओर जब अलग अलग माध्यम हो तो जो फोकस और अपवर्तनांक में यहाँ पर संबंध निकलता है तो वो क्या होता है, तो वो होता है f'/f बराबर माइनस n1/n3। ये होता है लेंस के फोकस और अपवर्तनांक में संबंध। यहाँ पर जो f' है वो है लेंस की प्रथम फोकस दूरी और f है लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, और n1 जो है यहाँ पर वो है बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक और n3 दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक। अब ये तो था दोनों ओर जब अलग अलग माध्यम हो तब ये फॉर्मूला निकलता है f और n के बीच। और अगर दोनों ओर माध्यम एक ही हो तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, हमने ऊपर बताया था आपको n3 बराबर n1 हो जाता है। तो n3 जब n1 हो जाएगा तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा f' बराबर माइनस f। इसी फार्मूले से बन जाएगा ये फार्मूला यानी कि f' बराबर माइनस f। तो ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसका यूज भी होता है कि जब दोनों ओर एक ही माध्यम है तो f और n में कोई संबंध ही नहीं निकलता क्योंकि n1 n3 के बराबर हो जाता है जब दोनों ओर माध्यम एक है। हम ऊपर वाले सूत्र में भी कर देंगे तो हमको पिछला वाला ही सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये लेंस मेकर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने सभी अच्छे से पढ़ ली। और अब हम आगे देखते हैं फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता यानी कि f और r में क्या होता है संबंध।
तो ये हम देखेंगे, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है, तो इनके बीच क्या संबंध है अलग अलग लेंस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस के लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वही लेंस मेकर फॉर्मूला, उसी से हम दोनों लेंसों के लिए प्राप्त करेंगे जो फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता है। तो 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये है लेंस मेकर सूत्र। अब इसी में रखकर हम दोनों लेंसों के लिए प्राप्त करेंगे f और r में जो रिलेशन है, और f का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो सभी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए तो उत्तल लेंस में अगर द्वि उत्तल लेंस है तो उसके लिए ये आपको बात याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काफ़ी इसका यूज होगा। वहाँ पर जब R1 R2 माना जाएगा तो आपको उसी हिसाब से जो साइन होंगे वो लेने होंगे, तभी आंसर सही आएगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वि उत्तल लेंस के लिए R1 जो होती है वो होती है पॉजिटिव और R2 होती है ऋणात्मक, यानी कि माइनस। तो यही हमको इस फार्मूले में रखना है, यानी कि लेंस मेकर फार्मूले में रखना है। तो इसे जब हम रखेंगे 1/f बराबर n-1 1/r1 सेम रहेगा, और R2 की जगह हम -R2 रखेंगे, क्योंकि R2 माइनस होती है द्वि उत्तल लेंस के लिए, द्वि उत्तल लेंस के लिए। तो ये यहाँ पर मिला, इसका जो फाइनल रूप होगा, यानी कि इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो n-1 1/r1 और ये माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस, तो 1/r2 ये फाइनल आया। तो यहाँ पर देखिए कोई भी माइनस चिन्ह नहीं आया है, तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे यही पता चलता है जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी ली जाएगी, वो हमेशा ली जाएगी धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमने ऊपर देख भी लिया, तो ये हमेशा धनात्मक। अब आगे देखते हैं अवतल लेंस के लिए। अभी हमने देखा उत्तल लेंस के लिए, अब देखेंगे हम अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए उससे उसके जस्ट विपरीत होता है। जैसे हमने द्वि उत्तल लेंस के लिए लिया था R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक, तो द्वि उत्तल लेंस में हम लेंगे R1 ऋणात्मक, यहाँ पर होती है R1 ऋणात्मक और R2 यहाँ पर धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। तो अब इसको जब फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे तो 1/f बराबर n-1 और 1/r1 की जगह क्या रखा जाएगा, -r1 और -r2। तो यहाँ पर जब इसका फाइनल रूप बनेगा, यानी 1/f बराबर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और इधर होगा 1/r1 माइनस प्लस होगा यहाँ पर 1/r2। तो इतना हमको यहाँ पर फाइनल रूप मिला। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमने उत्तल लेंस वाले केस में देखा था कि बाहर कोई भी साइन नहीं था और यहाँ पर बाहर निगेटिव आया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये यहाँ पर हमको पता चलता है। तो अभी हमने पढ़ा फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, यानी कि वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। तो वहां से हमको क्या पता चला कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर क्या निर्भरता होती है। तो सभी जगह हमको लेंस मेकर फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड ये सभी कॉन्सेप्ट हैं और लेंस मेकर फॉर्मूले से ही हम ये सब सिद्ध करेंगे कि क्या निर्भरता होती है वक्रता त्रिज्या पर, क्या होती है अपवर्तनांक पर फोकस दूरी की निर्भरता। तो ये सभी चीज़ें हम निकालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले की। सबसे पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूला ही यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पर हमको R1 R2 से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, हमको यहाँ पर n को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 केस बनेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझना है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम, जब यदि कोई लेंस वायु में स्थित है तब लेंस मेकर सूत्र क्या होगा। वायु में स्थित है मतलब कि अपवर्तनांक वायु वाला हमको लेना होगा।
तो हम यहाँ पर 1/FA, ए का मतलब है कि लेंस वायु में स्थित है, बराबर यहाँ पर लेंगे ANG, ए होगी एयर और जी ग्लास यानी कि लेंस, ANG -1 और 1/R1 - 1/R2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और ANG क्या है, यहाँ पर वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक है यहाँ पर ANG। और यदि लेंस को द्रव में डुबाया जाए जिसका वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL हो, यानी कि अब अभी तक ये लेंस कहाँ पर था, वायु में था, अब हम इसको कहाँ डुबा रहे हैं, अब इसको हम द्रव में डुबाएंगे, तब लेंस मेकर सूत्र क्या बनेगा, तो 1/FL, FL का मतलब है लिक्विड, द्रव में हम इस लेंस को डुबा रहे हैं तो 1/FL, और यहाँ पर जो N होगा यानी कि अपवर्तनांक होगा वो भी होगा LNG -1, यानी कि द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक होगा यहाँ पर LNG, और ये बाद वाला सेम रहेगा पीछे वाले की ही तरह, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर ये जो LNG है, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें जब LNG आएगा तो LNG का मान निकालने के लिए हमको ANG और ANL यानी कि ANG/ANL करना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर LNG दिया हुआ है, हम सभी को वायु के सापेक्ष ही मानते हैं। अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरण का आपस में डिवाइड कर देना है, यानी कि समीकरण 1 को डिवाइड कर देना है समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा FL/FA बराबर ANG -1 अपान में LNG -1। तो ये फार्मूला हमको यहाँ से प्राप्त हुआ दोनों समीकरणों को मिलाने पर। और यहीं से अब हमारी 3 स्थितियाँ बनेंगी, यानी 3 विशेष स्थितियाँ हम देखेंगे कि कब कौन ज़्यादा होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है लेंस में। तो ये सभी जो 3 स्थितियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली जो इसमें स्थिति है वो ये है कि अगर ANG का मान ज़्यादा हो, यानी कि जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, वायु का जो अपवर्तनांक है वो अगर ज़्यादा हो जब जो जल वाले अपवर्तनांक से, तब स्थिति क्या बनेगी। तो सबसे पहली स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ANG इज ग्रेटर देन LNG, यानी कि वायु के सापेक्ष जो लेंस के कांच का अपवर्तनांक है वो ग्रेटर है LNG के। इसका क्या मतलब है, F और N आपस में लेंस मेकर सूत्र से F और N आपस में व्युत्क्रम होंगे, यानी कि F हमेशा अगर N ज़्यादा होगा तो F कम होगा, F कम होगा तो N ज़्यादा होगा, ये होगा F और N में आपस में संबंध। तो यहाँ पर ANG ज़्यादा है LNG से, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, तो समीकरण इस वाले यानी जो फार्मूला हमने निकाला है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो FL इज ग्रेटर देन FA हो जाएगा, यानी कि जल में फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलती। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने यहाँ पर ऐसे द्रव में इस लेंस को डुबाया था जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम था, इसीलिए यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, परंतु इसकी प्रकृति नहीं बदली है। अब हम यहाँ पर दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ पर LNG का मान, दूसरी स्थिति है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो यहाँ पर लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। यानी कि अगर हम इसी लेंस मेकर फॉर्मूले में LNG का मान 1 से छोटा ले लें तो वहाँ पर हमको जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक प्राप्त होगी, द्रव में फोकस दूरी, यानी कि FL यहाँ पर होगा ऋणात्मक। FL जब ऋणात्मक होगा यानी कि फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, यानी कि उस लेंस की प्रकृति बदल जाएगी जब हम उसे एक ऐसे द्रव में डुबोएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होगा। तो यहाँ पर ये इसकी दूसरी स्थिति है, और यही कारण है कि वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जो बुलबुले की, वायु के बुलबुले की जो सतह होती है वो उत्तल होती है, और जब इसे जल में डुबोया जाता है यानी कि वायु का बुलबुला जल में
अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उसका यही कारण है क्योंकि वहां पर फोकस दूरी ऋणात्मक आ जाती है, ध्रुव में फोकस दूरी ऋणात्मक आ जाती है इसीलिए। और इसकी एक और स्थिति है जब फोकस दूरी शून्य आ जाए। अगर फोकस दूरी शून्य आ जाए तो इसका मतलब वो जो लेंस होगा वो समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। यानी कि जब अपवर्तनांक एक हो जाए, अपवर्तनांक अगर एक हो जाए तो उसकी जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी। इसीलिए जो लेंस होगा वो समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। यहां पर FL बराबर 0 नहीं होगा, यानी कि F बराबर अनंत आ जाए, क्योंकि समतल लेंस की जो समतल पारदर्शी प्लेट की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। इसीलिए वो जो लेंस होगा वो समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब हम आगे देखते हैं लेंसों का रेखीय आवर्धन F तथा U अथवा V के पदों में, यानी कि फोकस दूरी और U और V जो कि वस्तु की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है, उनके पदों में हम रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो लेंस के लिए M बराबर V अपान U, M बराबर V अपान U ये होता है आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का सूत्र लेंस के लिए। और ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए एक समान ही होता है, M बराबर V अपान U। और इसके साथ जब हम फोकस दूरी को इंक्लूड करते हैं, यानी कि FU अथवा V के पदों में जब इसका सूत्र बनता है तो दो फार्मूले यहाँ पर मिलेंगे जो कि संबंध बताएंगे FU और V की। तो F और V के बीच जो संबंध का फार्मूला होगा रेखीय आवर्धन के लिए वो होगा M बराबर F माइनस V अपान F। ये है V के साथ V, F और M में संबंध, यानी रेखीय आवर्धन का फार्मूला F और V के पदों में। और आगे है जो M बराबर F अपान F प्लस U, ये जो फार्मूला है ये है F और U के पदों में लेंसों के रेखीय आवर्धन का फार्मूला। तो ये भी आपको याद रखना है, केवल फार्मूला जिनका उपयोग आगे हमको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। आगे हमारा लेंस से रिलेटेड ही टॉपिक आता है अगला, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो क्या होती है लेंस की क्षमता, तो जो लेंस का मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। कोई भी लेंस हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। उत्तल लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है प्रकाश किरणों को आपस में, और जो अवतल लेंस होता है वो फैलाता है किरणों को, यानी कि डाइवर्ज करता है। और कोई लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, यानी कि किरणों को मोड़ने की क्षमता यानी कि मोड़ने की जो पावर होती है उसी को लेंस की क्षमता कहा जाता है। और जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के प्रतिलोम होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P, यानी P से डिनोट करते हैं लेंस की क्षमता को, वो होता है 1 अपान F, यानी कि फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, और फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर आपको विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि F जो लेना है वो हमको हमेशा मीटर में ही लेना है, तभी ऊपर 1 होगा। अगर हम F यहाँ पर सेंटीमीटर में लेते हैं तो हमको फार्मूला बदलना पड़ेगा, यानी कि ऊपर 100 करना पड़ेगा अपान F, और यहाँ पर F होगा सेंटीमीटर में। तो ये विशेष याद रखना है न्यूमेरिकल्स में जब हम इस फॉर्मूले का वहाँ पर यूज करेंगे। और इसको मीटर में मापा जाता है। तो इसकी जो क्षमता का मात्रक होता है, तो आप जब न्यूमेरिकल में मात्रक लिखेंगे तो वहाँ पर आपको याद रखना है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, इसे D से डिनोट किया जाता है। तो यही होती है लेंस की क्षमता, और ये फोकस दूरी के हिसाब से ही कार्य करती है। तो आपको फोकस दूरी दी जाएगी और लेंस की क्षमता निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि वहाँ पर F जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है या मीटर में दिया गया है। और अब हम लेंस से रिलेटेड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि लेंस से रिलेटेड जो सभी हमने अभी तक पढ़े टॉपिक उनमें ये आखिरी टॉपिक है। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हमको यहाँ पर निकालनी है। यहाँ से हमको फॉर्मूले मिलेंगे, वो भी दो, यहाँ पर भी दो स्थितियाँ बनती हैं, जैसे हमारी लेंस मेकर सूत्र में दो स्थितियाँ बनती थी। तो सबसे पहली जो स्थिति है उसमें यह है कि जब दोनों लेंस उत्तल हों, यानी एक ही समान के लेंस हों, दोनों लेंस उत्तल हों, तब जो फार्मूला होगा, डेरिवेशन होगा, वो क्या होगा, तो वही हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
L1 और L2 हमारे ये दो लेंस दिए हुए हैं, दोनों उत्तल लेंस हैं L1 और L2। तो L1 के लिए जो फोकस दूरी है वो यहाँ पर F1 होगी और L2 के लिए F2 होगी। तो L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है O, और अगर यहाँ पर L2 ना हो तो ये जो किरण है ये सीधा यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि I डैश पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पर L2 ना हो लेकिन यहाँ पर L2 है तो ये किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे कि किरण एक और प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है जो कि होता है I। अब हम प्रतिबिंब की दूरियां यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो L1 से I डैश तक की जो दूरी होगी वो होगी V डैश, ये L1 से दूरी होगी, और L2 से I तक की दूरी होगी केवल V। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा फार्मूला, यानी कि लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का। और यहाँ पर v क्या लेना है, u क्या लेना है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम L1 से लिखते हैं फार्मूला। तो L1 से होगा 1/f1, चूंकि L1 के लिए फोकस दूरी है f1, तो L1 बराबर 1/v कौन सा लिया जाएगा, तो L1 से I डैश तक की दूरी जो है वही ली जाएगी, यानी कि v डैश, और u की जगह ये जो वस्तु तक की दूरी है u L1 से ये यहाँ पर ली जाएगी। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। और अब हम देखते हैं L2 के लिए। तो उसके लिए ये बिंदु वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि I डैश बिंदु वस्तु का कार्य करेगा, किसके लिए, L2 के लिए। तो अब L2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तो 1/f2 बराबर 1/v, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, यानी कि I तक की दूरी हो गई, और 1/u की जगह क्या लिखेंगे, तो u का कार्य कर रहा है यहाँ पर कौन सा, I डैश। तो I डैश तक की दूरी कितनी है, v डैश, v डैश। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब आगे समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो जो हमको फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा 1/v माइनस 1/u, आपस में जोड़ देंगे 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमको मिला, अभी फाइनल नहीं मिला है। तो अब ये जो है ये हमने पीछे लिखा भी था, ये इतना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसको 1/f से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, वो यहाँ पर बन गया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही होगा दो आपस में रखे हुए, यानी कि दो संयुक्त लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र। लेकिन ये पहली स्थिति का सूत्र है, आपको याद रखना है। जब दोनों लेंस एक समान हो, यानी कि दोनों लेंस उत्तल हों, जब दोनों लेंस उत्तल हों तो हमारा फोकस दूरी का फार्मूला बनता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और ये सिंपल होता है क्योंकि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, जब दोनों उत्तल ही लेंस दिए हुए होते हैं तो हमको आसानी रहती है फोकस दूरी निकालने में, दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। लेकिन जब अगला केस है, यानी जो अगली स्थिति है, एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल की, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो बदल जाता है और उसमें कई कंडीशंस बनती हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो अभी हमने फार्मूला निकाला है पीछे, यानी कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो इसी में हम रखेंगे कि पहला लेंस हमारा उत्तल है, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमने पीछे पढ़ी थी धनात्मक होती है, तो कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन दूसरा लेंस हमारा जो है वो यहाँ पर अवतल है, यानी कि f2 अवतल लेंस की फोकस दूरी है, तो f2 होगी यहाँ पर ऋणात्मक। तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज होके क्या बन जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। तो यहीं यहाँ पर डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर जो f बराबर निकलेगा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा f1 f2 अपान f2 माइनस f1। ये यहाँ पर फाइनल फार्मूला बनेगा जब एक लेंस अवतल और एक उत्तल हो। ये दूसरी स्थिति है। तो आप जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक उत्तल एक अवतल दिया है, उसी हिसाब से हम फार्मूले को चूज करेंगे, क्योंकि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस बनेंगी जिनके बारे में हम देखते हैं, जो कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होंगी। तो सबसे पहली जो यहाँ पर कंडीशन है वो ये है कि अगर f1 इज ग्रेटर देन f2 हो, f1 इज ग्रेटर देन f2 हो, तो यहाँ पर देखो अगर f1 ग्रेटर होगा तो f2 का मान कम होगा, तो f1 का मान ज़्यादा, यानी कि मान आएगा माइनस में,
f क्या होगा, तब f होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक वैल्यू होगा। इसका क्या मतलब होगा कि जो संयुक्त लेंस है, एक उत्तल और एक अवतल से मिलकर जो संयुक्त लेंस बना है, उसकी जो प्रकृति होगी वो अवतल लेंस होगी, अवतल लेंस होगा। क्योंकि अवतल लेंस की तो फोकस दूरी माइनस होती है, तो अगर f का मान यानी कि टोटल f का मान जो अगर माइनस आता है, ऋणात्मक आता है, तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है अगर f1 का मान f2 से कम है, तो यहां पर देखिए f1 का मान कम होगा, f2 का मान ज्यादा होगा, तो टोटल f का मान आएगा पॉजिटिव, टोटल f का मान आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की। तो जो संयुक्त लेंस है, दोनों लेंसों से बना जो लेंस है, उसकी जो प्रकृति होगी वो उत्तल लेंस होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस होगी। अब दो स्थितियां तो हो गई हमारी यहां पर। अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है अगर f1 हो जाए f2 के बराबर, और देखो यहाँ पर f1 f2 के बराबर हो गया, तो अगर इसका मान 1 तो इसका भी मान 1, तो 1 - 1 0, नीचे 0 और 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पर जो टोटल f आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटिव अनंत। और अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, समतल प्लेट की। तो ये जो संयुक्त लेंस है वो कार्य करने लगेगा समतल प्लेट की भांति, समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगेगा। तो ये तीनों स्थितियां आपको याद रखनी है। संयुक्त लेंस के केस में दूसरी स्थिति है जब एक लेंस, दोनों लेंस अलग अलग हो, यानी कि एक लेंस उत्तल हो और दूसरा लेंस अवतल हो, तब हमको जो फॉर्मूला प्राप्त होगा f बराबर f1 f2 अपान f2 माइनस f1 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर तीन स्थितियां हैं, वो आपको याद रखनी है। जब आप फोकस दूरी निकाल लेंगे यानी कि f1 और f2 निकाल लेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि f1 ज्यादा है कि f2 ज्यादा है कि f1 f2 के बराबर है। उसी हिसाब से आप लेंस की जो प्रकृति है, टोटल लेंस की, संयुक्त लेंस की जो प्रकृति है, वो आप तभी बता पाएंगे जब आप f1 और f2 की तुलना में इन केसेस को याद रखेंगे जो केसेस आपको बताए गए हैं। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक था, यानी कि संयुक्त लेंस से रिलेटेड टॉपिक था, जिसमें कि पहला केस है जब दोनों लेंस सेम होते हैं, यानी कि दोनों लेंस अवतल होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी इजी होता है। लेकिन ये जो दूसरा केस होता है थोड़ा सा टिपिकल है, न्यूमेरिकल में आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा लास्ट बचा है, जो हमने आपको पीछे लेंस की क्षमता का सूत्र बताया था पी का। तो अगर संयुक्त लेंस है तो उनकी क्षमता क्या होगी, तो यहाँ पर फोकस दूरी वाला सूत्र हमने पढ़ा भी था कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो यहाँ पर जो क्षमता का सूत्र हो जाएगा तो वो भी यानी कि P बराबर P1 प्लस P2, ये होगा दो संयुक्त लेंसों की क्षमता का सूत्र। और क्षमता जो आती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकस दूरी की। तो अगर हमको फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी तो हम क्षमता भी आसानी से वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था रिलेटेड पूरा टॉपिक लेंस से। अब यहाँ पर लेंस हमारा कंप्लीट होता है और आज की क्लास से यहीं तक हम रखते हैं। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा प्रिज्म से, क्योंकि हमारा जो लेंस तक का ये चैप्टर था यहाँ पर खत्म होता है, यानी कि टॉपिक खत्म होते हैं लेंस तक के। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिज्म, यानी कि टॉपिक प्रिज्म के बारे में। तो आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।